मेरे प्रिय अंक राजद के शिकार राजपूत नेतृत्व को भारी समर्थन देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। आज का मेरा ये वीडियो विशेषकर शाहबाद के क्षेत्र पर केंद्रित है और बहुत कुछ मूल समस्याओं पर हम बात करना चाहेंगे। हो सकता है पुनः कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी लगे न लगे, लेकिन मैं जो बात रखने जा रहा हूं वह मूल बातें हैं, आधारिक बातें हैं, जमीनी बातें हैं और उसको बिना किसी और चीज़ों से प्रेजुडिस्ड हुए या बिना किसी भावनाओं से आहत हुए आप उन मुद्दों पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा जिन मुद्दों को मैं सामने आपके रखने जा रहा हूं। मैंने एक टॉपिक दिया है शाहबाद के जागीरदार। दर्शकों, जब अकबर राजा था और अकबर ने जब राजपूतों को मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत लाया तो अकबर अपने दस्तावेज में राजपूतों को राजा का दर्जा नहीं लिखता था, वह जागीरदार उनके लिए लिखता था या जमींदार शब्द लिखता था, राजा शब्द नहीं लिखता था। राजपूतों को अपने में मिलाकर रखता था क्योंकि राजपूतों की बदौलत उसे भारत को जीतना था और उसके सैन्य आपूर्ति में राजपूत बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। तो जो उस तरह के लोग होते हैं उनको सम्मान दे देने से उनका समर्पण मिल जाता है, भले उसका ऐतिहासिक या भविष्य का परिणाम और कुछ हो जो उनको समझ में तात्कालिक तौर पर नहीं आता। और हम लोगों के इतिहास में रहा है कि हम भविष्य की बातों को न समझे हैं और तात्कालिक मुद्दों से प्रभावित होकर हमने ऐतिहासिक भूलें की। आज भी आपको इस बात को सोचने का अवसर है कि हम जब इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हम हिस्सा लेते हैं, जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा ले रहे हैं तो हमारी समझदारी कहाँ होनी है। अभी अभी बिहार की जातीय जनगणना हुई है और आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजपूतों की जनसंख्या कितनी है और इस लोकतंत्र में जहां ये नारा लगातार चल रहा है कि हमारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, जनसंख्या जिसकी जितनी है उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, इस माहौल में राजपूतों को लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकसभा में आप स्वयं सोचिए कि आपका कितना परसेंटेज है और आपको कितना सीट मिलना चाहिए। आपको 4-5% आपको सीट मिलना चाहिए। उसके बदौलत देखिए किस गठबंधन ने आपको कितना सीट दिया। इसीलिए मैंने उस एपिसोड में भी कहा था कि महागठबंधन ने आपको 1 सीट दिया है राजद और उसके सहयोगियों ने, जबकि एनडीए ने आपको 7 सीट दिया है जो आपके जनसंख्या के अनुपात में बहुत अधिक है। बरबोलापन करने से कुछ नहीं होता है कि ये सीट हमारा है और वो सीट हमारा है। शाहबाद के क्षेत्र में जो भी सीटें हैं एनडीए की तरफ से अगर आरा राजपूत को मिल रहा है, सासाराम अगर सुरक्षित क्षेत्र है तो 1 लोकसभा तो ब्राह्मण को जाता है और जब 1 लोकसभा ब्राह्मण को जाता है तो बक्सर बनेगा और 1 लोकसभा दूसरे जाति को जाना है तो वो काराकाट दूसरी जाति को मिलेगा। क्या बिहार के सारे सीट पर राजपूत ही लड़ेंगे? क्या शाहबाद के सारे सीट पर राजपूत लड़ेंगे? आपकी जनसंख्या इतनी है कि आप अकेले कोई सीट जीत लें? तो लोकतंत्र में गिव एंड टेक होता है। एक जगह आप हमको वोट देंगे तो हम दूसरी जगह आपको वोट देंगे। आपके जबरदस्ती करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कुछ भी नहीं होता है। आप अकेले अगर चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं और किसी को हरवाते हैं तो उस जाति का व्यक्ति फिर आपको क्यों कहीं वोट देगा? अगर आप उसके उम्मीदवार को हराएंगे तो आपके उम्मीदवार को वो भी हराएगा, उसका भी लोकतांत्रिक अधिकार है। तो लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलता है और कोई भी एक जाति अगर चाहे तो वह चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए अगर कोई निर्दलीय लड़ता है, किसी को हैम्पर करता है तो निश्चित रूप से आपके हितों को भी कोई कहीं और हैम्पर करेगा। इसलिए संकीर्ण लाभ के लिए विस्तारित लाभ का घाटा मत कीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। मेरा ये कहना है फैसला आपको करना होता है क्योंकि अंतिम तौर पर झेलना आपको होगा, कोई उसके लिए दूसरा आदमी नहीं आएगा। हम शाहबाद क्षेत्र की बात करते हैं। बक्सर से सुधाकर सिंह जी हैं और राजद से, और मिथिलेश तिवारी जी हैं एनडीए से। ये मेरा अंक पूरी तरह से इसी पर केंद्रित है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे वाद विवाद उठाए जा रहे हैं।
हम सुधाकर सिंह अगर व्यक्तिगत तौर पर चुनाव एक नए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने आते तो बात अलग होती। सुधाकर सिंह एक व्यक्ति के रूप में चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। सुधाकर सिंह जगदा बाबू के बेटे हैं। सुधाकर सिंह रामगढ़ के एमएलए हैं। सुधाकर सिंह के भाई पुनीत सिंह अभी अभी एमएलसी का चुनाव लड़े हैं। सुधाकर सिंह के एक और भाई अजीत सिंह अभी अभी जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए हैं। तो एक परिवार के मुखिया यहाँ है और ये पूरा परिवार शाहबाद के क्षेत्र में सेट करने का प्रयास कर रहा है। और एक परिवार से अगर शाहबाद में लोकसभा कितना है, बक्सर है, आरा है, काराकाट है, सासाराम है, एक सीट राजपूत को मिलेगा किसी भी गठबंधन से। जहां एनडीए ने आरा दिया है तो राजद ने बक्सर दिया है, तो हर सीट पर आप नहीं लड़ेंगे। यानी लोकसभा के लिए जगदा बाबू का परिवार सेट कर गया लोकसभा के लिए। अब लोकसभा में किसी और राजपूत के लिए राजद की तरफ से कभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये परिवारवाद है। आरा में आरके सिंह परिवारवाद के परिणाम नहीं है। आरा में आरके सिंह अपनी योग्यता के परिणाम स्वरूप वहां पर उनको टिकट मिला है। रामगढ़ विधानसभा एक भाई के लिए सेट हो गया और एमएलसी का चुनाव एक भाई के लिए सेट हो गया। तो विधानसभा शाहबाद में एक भाई सेट कर गए या बक्सर लोकसभा में किसी दूसरे राजपूत के लिए कोई स्कोप उस विधानसभा में नहीं है। एमएलसी अगर एक भाई सेट कर गए तो किसी दूसरे राजपूत के लिए फिर एमएलसी के चुनाव में कोई स्कोप नहीं है। तो फिर और किसी राजपूत के लिए कहां बचता है? राजनीति जो करेगा उस क्षेत्र में, उस राजपूत के लिए क्या कोई स्कोप बचा? तो क्या बक्सर शाहबाद के क्षेत्र में ये जागीरदार, ये उनके उत्तराधिकारी शेष राजपूत उनके लिए झोला ढोएंगे, शेष राजपूत उनके लिए दरबारी करेंगे, शेष राजपूत उनके लिए जय जयकार करेंगे? सोचना आपको है। तो हमारे क्षेत्र में या हमारे लोगों में जो कुछ भी हो रहा है या जो भी विरोध हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इसको इस संदर्भ में देखिए कि बक्सर में मिथिलेश तिवारी एनडीए गठबंधन के एकमात्र ब्राह्मण 40 में एकमात्र ब्राह्मण उम्मीदवार है। वो कहां से आए हैं? नहीं आए हैं। बाहरी और भीतरी का किस्सा केवल मिथिलेश तिवारी जी पर लागू नहीं होता है। मीसा भारती पाटलिपुत्र की हैं क्या? रोहिणी आचार्य क्या सारण की हैं क्या? तेज प्रताप हसनपुर के रहने वाले हैं क्या? तेजस्वी यादव क्या पुर के रहने वाले हैं क्या? तो जब लालू परिवार जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकता है तो उनके लिए बाहरी भीतरी नहीं हुआ, केवल मिथिलेश तिवारी जी के लिए बाहरी भीतरी हो गया। यह राजद वालों की एक सोची समझी या पॉलिटिकल रूप से एक सोची समझी साजिश है, एक परिवारवाद को स्थापित करने की साजिश है और अपने वोट को स्थापित करने की साजिश है। आप जैसे हम लोग कहते हैं कि लोकसभा में जब किसी को आप वोट देते हैं तो सीधे कहा जाता है कि वो वोट जा रहा है मोदी जी को। तो जिस तरह से एनडीए का वोट मोदी जी के लिए है, उसी तरह से राजद का वोट सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह के लिए नहीं है। वह राजद का वोट लालू जी अथवा तेजस्वी जी के लिए है। आप सुधाकर जी को वोट नहीं दे रहे। सुधाकर जी की अपनी कोई पहचान उस तरह की नहीं है। वो राजद के उम्मीदवार हैं और राजद के रूप में अब लालू जी को वोट दे रहे हैं या तेजस्वी जी को वोट दे रहे हैं। उसी तरह से मैंने कहा कि एनडीए ने 40 में से 7 राजपूतों को टिकट दिया है। अब का 40 में 40 आप सीट लेना चाहते हैं। आपकी जनसंख्या 7 सीट की भी नहीं है। अगर आप इन चीजों पर कोताही करेंगे तो आगे से कोई भी गठबंधन आपको 7 सीट भी नहीं देगा। इस बात को याद रखिएगा। जो मैं कह रहा हूं, ये वीडियो सदा के लिए रहेगा। अगर इस तरह का प्रवृत्ति रहा, अगर बक्सर में मिथिलेश तिवारी जी हार गए और राजपूतों का वोट उनको नहीं मिला, तो आप याद रखिए, लिख कर रख लीजिए
कि फिर आगे चल के आपको 7 सीट तो नहीं मिलने वाला है। अगले लोकसभा के चुनाव में मेरी ये बात याद रखिएगा। साथ साथ हम फिर वही बात करें कि एनडीए में 40 सीटों में केवल 1 सीट ब्राह्मण को दिया है। ब्राह्मण आपको 7 सीटों पर वोट देंगे और ब्राह्मण केवल आपको 1 सीट पर आपसे वोट मांग रहे हैं। अब वोट दीजिए या न दीजिए, आप चाहे जो टिंग हाँक लीजिए, लेकिन इसका प्रभाव भविष्य पर पड़ेगा। भविष्य में जो आप करेंगे उसका परिणाम भविष्य में पड़ेगा। तो वह भविष्य की राजनीति में आप एनडीए के गठबंधन में आपका भविष्य सुरक्षित है कि राजद के साथ आपका भविष्य सुरक्षित है, फैसला तो आपको करना है। क्योंकि जमीन पर जब उस तरह की बात आएगी, सत्ता आएगी, तो आपने किससे निपटा है, किससे आपको निपटना होगा, किसका सामना करना होगा, ये आपने पहले भी देखा है और आगे भी देखना होगा अगर आपने कोई भूल किया तो। राजद या सहयोगियों को वोट देने का एक और मुद्दा है कि राजद और सहयोगियों का वोट से देते हैं तो वह न केवल लालू जी को वोट देना है, बल्कि माले को भी वोट देना है, उसे भी वोट देना है जिसने विधानसभा में डूमराव महाराज को अनाप शनाप बोला था और उसको फिर भविष्य में आपको भी झेलना। माले से लड़ने के लिए आरा से लेकर जहानाबाद से लेकर भोजपुर के विभिन्न इलाकों से लेकर सासाराम से लेकर किन लोगों को किन से लड़ना हुआ था। अगर इन चीजों को इतनी जल्दी भूल रहे हैं तो भविष्य आपका ही है, आपके बच्चों का है, आपके आने वाले लोगों का है। सोचना आपको है कि आप किनको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो आपके लिए अच्छे हैं, निश्चित रूप से बढ़ावा दीजिए, हमारा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि झेलना तो आपको है। आप घर में रहे, आप देहात में रहे, आप जमीन में खेती करेंगे तो उस समय क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको फैसला करना है। इसलिए इन चीजों को देखना आपका है, समझना आपका है और करना आपका है। इसलिए जब आप वोट दे रहे हैं तो मेरा ये नहीं कहना है कि हाँ इस तरह से वोट दे या ना दे या क्या करें। हम आपको उन मुद्दों की तरफ से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चुनाव कुछ भी नहीं है। जगदा बाबू सम्मानित नेता है, बुजुर्ग नेता है, लेकिन जगदा बाबू इस उम्र में आके केवल और केवल अपने परिवार की बात सोच रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सोच रहे हैं। किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया है। राजद के अंदर भी कितने सारे राजपूत, कितने सारे यादव नेता हैं, उनको प्रमोट नहीं किया है। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, तो क्या शाहाबाद इनका जागीर है? राजा तो ये है नहीं, क्योंकि राजा तो इनके लालू जी है। तो लालू जी के अधीन एक जागीरदार ही हो सकते हैं। तो क्या जब जगदा बाबू को तेज प्रताप जी ने अनाप शनाप बोला था, उस समय कहाँ थे भाई सुधाकर? उस समय कहाँ भाई पुनीत थे? उस समय कहाँ भाई अजीत कुमार जी थे? जब इतना वाद विवाद हुआ, न जाने क्या क्या बोला गया, उस समय तो हमारे भाई लोग नहीं थे। और आज राजपूती शान जग गई है। तो हम लोगों को यह सोचना है कि आपका हित कहाँ सुरक्षित है। जिस आदमी को सुरक्षित जहां लगे आप वोट वहां दीजिए, लेकिन राजनीतिक रूप से शाहाबाद क्षेत्र में किसी भी राजपूत को इस परिवार से अलग जाकर राजनीति करने का कोई उपाय नहीं है। 3 लोग हैं, इनके बाद क्या सारा सीट आप ही को दे दिया जाएगा? तो ये सोचना है कि राजनीतिक रूप से आपका वजूद बचेगा क्या, या इनके परिवार के पीछे पीछे चलकर ही आपका वजूद रखना है तो रखिए, कोई ऐतराज नहीं है। अगर आपको वही पसंद है तो वही कीजिए। और इनको जिताकर आप उस क्षेत्र में किनको मजबूत करेंगे, यह भी अच्छी तरह सोचिएगा। क्योंकि घर में रहना आपको है, जमीन पर जाकर धान गेहूं रोपना आपको है, उसे काट कर घर में लाने लायक रहना है, बाहर निकलने लायक रहना है, ये फैसला करना आपका है। इसीलिए यह परिवारवाद है, घोर परिवारवाद है। और अपने बॉस, अपने राजा के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे बुजुर्ग गार्जियन हैं।
और इस पीरियड में केवल और केवल अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित बनाने का यह एक प्रयास है। शेष फैसला आपको करना है, क्योंकि भविष्य तो आपका भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।